हेलो दोस्तों, यूसीआई 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग 7 का अध्याय 1 जो कि जल और जंगल के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए आज हम लोग जानेंगे जल का उपयोग और जल का संरक्षण और जल का बचाव हम लोग कैसे करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं जल पर। जल के बिना हमारा जीवन बिल्कुल असंभव है, क्योंकि जल के माध्यम से ही हम अपने सामाजिक जीवन में कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी उद्योग की बात की जाए तो जल के माध्यम से ही किया जाता है। जल का उपयोग हम लोग अपने सामाजिक कार्य के यानी नहाने में, कपड़ा धोने में या कोई भी उद्योग हो उसको में जल का उपयोग करते हैं। हम लोग जल के माध्यम से ही अपने यातायात यानी यहाँ से वहाँ क्या करते हैं, अपना यात्रा करते हैं। इन सभी को बातों को रखकर जल दिवस यानी विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जल के उपयोग के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि जल का उपयोग हम लोग किस तरह करते हैं और उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि मान लीजिए कि अगर हमारे पृथ्वी पर पूरे एक 20 लीटर बाल्टी के इतना पानी हो तो उसको हम लोग यूज कहाँ कहाँ और कैसे करते हैं। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए हमारा पृथ्वी के जितना यानी 20 लीटर ही पानी हो, पूरे पृथ्वी पर अगर 20 लीटर पानी हो तो उसका 500 ml यानी आधा लीटर पानी हम लोग मृदु जल के रूप में यानी पृथ्वी पर मृदु जल के रूप में उपयोग करते हैं। और उसका अगर 150 ml का बात की जाए तो भौम जल यानी पृथ्वी से उतना उसको क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और वही उसका 1/4 जल निकाल दिया जाए तो मृदु जल यानी तालाब के जल के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जल के बिना हमारे जीवनचर्या बिल्कुल अर्थ व्यर्थ जैसा हो जाता है, यानी हमारा सारा कार्य जल के माध्यम से ही किया जाता है। क्योंकि अगर जल नहीं हो तो मान लीजिए कि हम ही लोग अगर प्रतिदिन जल ना दिया जाए तो हमारा दिनचर्या या हमारा मानसिक तनाव बना रहता है। इसीलिए हमें प्रतिदिन 4 से 5 लीटर क्या किया जाता है, जल पीने की सलाह दी जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारा ताजगी बना रहे। तो अगर हम लोग जल का सदुपयोग करेंगे तो हमारा जल क्या होता है, हमारा पृथ्वी पर बना रहेगा। अगर इसी का दुरुपयोग करेंगे या बर्बाद करेंगे तो वो जल क्या होता है, एक जल संकट के रूप में उभर कर आता है। इन्हीं सभी बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि जल और जंगल हमारे जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण हैं और इनको हम लोग इस्तेमाल किस तरह करते हैं। तो सर्वप्रथम जानेंगे कि जल चक्र के माध्यम से कि जल की आखिर पूर्ति कैसे होती है। अगर जल का उपयोग खाली हो यानी खाली हम लोग उपयोग करें तो इनका जल का एक दिन ऐसा समय आएगा कि जल पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको पूर्ति कैसे होती है इसको हम लोग बात करने वाले हैं। तो जानेंगे कि हम लोग जल चक्र के माध्यम से कि जल पहले क्या होता है, एक नदी तालाब में रहता है। सूर्य के जब प्रकाश पड़ता है तो उस पर वाष्पन की क्रिया होने लगती है। वही वाष्प जाकर बादल बनकर आसमान में मंडराते रहते हैं। एक समय वही बादल इकट्ठा होकर एक घने यानी घर्षण के रूप में बादल क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और वही इकट्ठा होकर उनमें घर्षण होती है। घर्षण जहाँ होती है और दाब पड़ता है तो वह वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी पर आने के बाद से कुछ भाग वो तालाब में चले जाते हैं और नदी में चले जाते हैं या झील का रूप ले लेते हैं। वही जल क्या होते हैं, पुनः पृथ्वी पर आ जाते हैं। यानी इस तरह हम समझेंगे कि जब हमारा पृथ्वी पर जो जल रहता है वह सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो उस पर वाष्पन की क्रिया होती है। वही वाष्प जब भाप बढ़कर ऊपर उठते हैं तो हमारा बादल का निर्माण होता है। अब बादल जब इकट्ठा होकर उसमें जब घर्षण होता है तो यानी दाब पड़ता है तो
तो क्या करते हैं, वह बर्फ के रूप में, छोटे छोटे बर्फ के रूप में नीचे पृथ्वी पर गिरना प्रारंभ करते हैं, जो वर्षा के रूप में हमारे पृथ्वी पर वर्षा होती है। वही वर्षा क्या करती है, हमारे पृथ्वी का जल की पूर्ति करती है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि जल का संरक्षण हम लोग कैसे करें। तो सर्वप्रथम जानेंगे कि जल का अगर संरक्षण ना हो तो हमारे जीवन में जल संकट भारी पड़ सकता है। तो जल को बचाने के लिए बहुत सारे हमारे राज्य में एक व्यवस्था की गई है कि जगह जगह पर तालाब खुदवाया जाता है और पोखर लगाए जाते हैं, जिससे और क्या कहा, मोहल्ला में सोख्ता भी बनाया जाता है, जिससे जल संरक्षण को बनाया जा सके। और देखा जाता है कि पहाड़ी इलाकों में पाइप के माध्यम से जल को क्या करते हैं, धरती में सोख्ता के माध्यम से उसको भूजल के रूप में विस्तृत कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जल की पूर्ति पुनः की जा सकती है। अगर हम लोग जल का बचाव नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम लोग को जल संकट का सामना करना पड़ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सीधे जंगल पर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब जंगल के बारे में जानेंगे। हमारे देश में कई भागों में घने जंगल पाए जाते हैं और बिहार राज्य में भी कुछ जगह बहुत सारे बड़े बड़े जंगल पाए जाते हैं। इनमें कई तरह के पेड़ पौधे, झाड़ी, जड़ी बूटी आदि पेड़ मिलते हैं और देखा जाता है कि जंगल में कई तरह के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। इन सभी जीव जंतु को संरक्षित करने के लिए हमारे राज्य सरकार ने कई अभयारण्य बनाए हैं, जिनको यानी इन जीव जंतुओं को संरक्षित किया जा सके, इनको बचाया जा सकते। और हम लोग जानेंगे कि जंगल हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि हम लोग को जीवित रहने के लिए जंगल की अति आवश्यक है। अगर जंगल नहीं रहेंगे तो हम लोग को ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी, और ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी तो हमारा जीवन क्या होगा, एक व्यर्थ हो जाएगा। यानी बहुत सारे ऑक्सीजन के बिना बहुत सारे जीव जंतु को मृत्यु होने लगेगी। इसलिए हमारे जीवन में जल के साथ साथ जंगल का भी होना अति आवश्यक है। और इन सब को यानी जंगल को आरक्षित करने के लिए, इनको बचाने के लिए हमारे राज्य सरकार ने बहुत सारे अभयारण्य बनाए हैं, जो हम उन लोगों को यानी हमारे बिहार राज्य में कौन कौन से अभयारण्य हैं उनको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जीव जंतु को संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने अनेक अभयारण्य बनाए हैं। जैसे चंपारण जिला यानी पश्चिमी चंपारण की बात की जाए तो पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, जो कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह अगर वैशाली जिला की बात की जाए तो वैशाली में बरेला अभयारण्य है, जो कि वहां पर भी जीव जंतु को संरक्षित किया जाता है और उन लोगों को एक क्या बोलते हैं, अभयारण्य के माध्यम से उन लोगों को संरक्षित किया जाता है। मुंगेर में जाएंगे तो मुंगेर में भीमबाध अभयारण्य है, और गया में बात करते हैं तो गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य है। रोहतास में बात करें तो रोहतास में कैमूर अभयारण्य है। हम आप सबको बतला दें कि एक अभयारण्य किस लिए बनाया जाता है या कोई भी जंगल को आरक्षित क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर आम आदमी को जाना पाबंदी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप जाएंगे या आप पर कोई जानवर क्षति कर दे या आप ही कोई जानवर को मार दें तो नुकसान होता है। इस तरह उस जंगल को यानी उस पूरे एरिया को आरक्षित कर दिया जाता है कि यहाँ पर कोई आम आदमी नहीं जाएगा, इसको जाने की अनुमति नहीं होती है। फिर देखेंगे कि जंगल के क्षेत्र में भौगोलिक संरचना के माध्यम से यानी जलवायु परिवर्तन के माध्यम से जंगल अनेक जगह अलग अलग पाए जाते हैं। देखा जाता है कि हिमालय के पहाड़ों में चीर देवदार वृक्ष मिलते हैं और चंपारण के क्षेत्र में चौड़े पत्ती वाले पेड़ पौधे मिलते हैं। और ये भी जाना जाता है कि जंगल के अभाव में अगर हमारा
जीवन बहुत ही कठिनाई होता है, क्योंकि जंगल के माध्यम से ही हम लोग का बहुत सारे कीमती वस्तुएं या मसाला की बात की जाए या उनके पत्तों से हम लोग क्या बनाते हैं, जैविक खाद बनाते हैं। उनके टहनियों से या उनके पुष्प से अनेक दवाइयाँ बनती है। इस तरह जंगल हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। हम लोग जानेंगे कि पेड़ पौधा हम लोग का किस तरह उपयोगी है। सर्वप्रथम देखेंगे कि पेड़ पौधा का उपयोग जीवन के बहुत ही क्षेत्र में किया जाता है, जैसे दवाई बनाने में, उसके फर्नीचर बनाने में, और उसका टहनियों का जलावन के रूप में। और पत्तियां का बात करें तो पत्तियों से जैविक खाद बनाया जाता है। इस तरह पेड़ से हमें बहुत सारा लाभ मिलता है। देखा जाता है कि पेड़ हमारे जीवन में यानी रंग बिरंगे फूल या सजावटी वृक्ष के रूप में भी उसको उपयोग करते हैं। इस तरह हम लोग जल और जंगल के बारे में तो जान लिए। अब हम लोग चलते हैं अपने अध्याय के ऊपर। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित कथन में सत्य और अथवा असत्य से उसको क्या करें, डिनोट करें। तो फर्स्ट का क नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा जल का चरम स्रोत, यानी वर्षा जल का चरम स्रोत है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि सत्य है, क्योंकि वर्षा क्या होता है, वर्षा से ही हम लोग का क्या होता है, जल की पूर्ति होती है। फिर ख नंबर में कह रहा है कि नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है, यानी नदी का जल को केवल हम लोग सिंचाई के ही रूप में करते हैं। तो ये तो असत्य है। ये क्या है जी, असत्य है, क्योंकि नदी का जल हम लोग बहुत सारे उपयोग में करते हैं। नहाने में भी करते हैं, सिंचाई में भी करते हैं, या अपने क्या करते हैं, उसमें मल मवेशी को भी धोने में काम करते हैं। तो इस तरह हमारा ख नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि हम लोग नदियों से सिर्फ सिंचाई ही नहीं करते हैं। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट यानी ग नंबर पर। कह रहा है कि जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। हाँ, या कह रहा है कि जो जल की समस्या है केवल ग्रामीण ही करते हैं। तो नहीं, असत्य है, क्योंकि अगर जल हमारा क्या होता है, अगर बारिश ना हो तो सिर्फ ग्रामीण को ही क्षति थोड़ी ना होती है। वो तो ग्रामीण हो या शहरी हो, सब जगह क्या होता है, क्षति उसको होना होता है। इस तरह हमारा ग नंबर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर हम लोग देख रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन में कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। 2 का क्वेश्चन है कि भौम जल प्राप्त करने के लिए डैश तथा डैश का उपयोग करते हैं, यानी भौम जल की बात कर रहा है। तो भौम जल हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, भूमि से, यानी नलकूप और कुआं के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, भौम जल को प्राप्ति करते हैं। फिर ख नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल की 3 अवस्था बतलाएं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जल का 3 अवस्था होती है। वो कौन कौन है, ठोस, दूसर का है द्रव्य और तीसर का है गैस। यानी ठोस की बात करें तो ठोस यानी बर्फ के रूप में रहता है। ये किस में रहता है जी, बर्फ के रूप में रहता है। यानी हम लोग बर्फ देखे हुए, वो भी जल ही का रूप है, वो ठोस रूप में रहता है। और द्रव्य की बात करें यानी पानी जो हम लोग पीते हैं, तो वो क्या हो गया जी, द्रव्य में पानी। और वाष्प की बात करें तो ये वाष्प क्या होता है, जो जब हम लोग क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं तो वाष्प के रूप में ऊपर जाता है, तो वो जल क्या होता है, वाष्प के रूप में भी होता है। ये इसको हम लोग किस में रहते हैं, ऑक्सीजन से, इससे क्या होता है, ऑक्सीजन के रूप में जल हमारा रहता है। यानी ये जल क्या होता है, 3 अवस्था में पाया जाता है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समझाएं कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो हमने पिछले थ्योरी में उस पर चर्चा की थी, लेकिन फिर हम लोग इस पर बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा, भौम जल की पूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने गांव में तालाब
तालाब और सोख्ता का निर्माण कर कर उसको भौम जल को क्या करते हैं, पुनः पूर्ति करते हैं। यानी जल को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और वही जल इकट्ठा होकर पृथ्वी के अंदर नीचे जाकर धरातल में बैठ जाता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, नलकूप या कुआं के माध्यम से पुनः उसको उपयोग में करते हैं। इस तरह हमारा क्या होता है, भौम जल के द्वारा उस जल को पूर्ति हो जाता है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारणों को समझाएं। यानी भौम जल स्तर का नीचे गिरने का मुख्य कारण है कि समय पर वर्षा नहीं होना। यानी अगर मान लीजिए ये मेरा धरातल हो गया और यहाँ पर हम लोग भौम जल की स्थिति ज्यादातर क्या होता है, रेगिस्तान इलाकों में देखा जाता है, क्योंकि वहां पर कई दिनों तक बारिश नहीं होती है, जिसके कारण वहां पर यानी उस भूमि में पानी की एकदम किल्लत होती है, पानी नहीं मिलता है और वहां पर अधिकांशतः भौम जल के स्तर नीचे गिरा रहता है। लेकिन हमारे यहाँ पर सामाजिक एरिया में जो होता है, जहाँ पर वर्षा होती है, वहाँ पर भौम जल की स्थिति क्या होती है, समांतर बनी रहती है। लेकिन रेगिस्तानी इलाकों में क्या होता है, इसकी समस्या बहुत देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भौम जल स्तर नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारणों को समझाएं। तो हम लोग इसका आंसर क्या होगा कि समय पर वर्षा नहीं होना तथा वहां पर तालाब, सोख्ता या क्या बोलते हैं, ड्रीम पाइप की व्यवस्था नहीं होना, जिसके कारण वहां पर भौम जल की स्थिति क्या होती है, बनी रहती है। इससे वहां पर कठिनाई होती है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। यानी 5 का आंसर होगा कम जल उपयोग करने के लिए, कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे को हम लोग कैसे लगाएं। तो हमने थ्योरी में बताया था कि किसान क्या करते थे, कम जल उपयोग करने के लिए क्या करते थे, वो ड्रीम पाइप या उसको हम लोग ऐसे बोले तो बूंदी बारिश के माध्यम से, बारिश के माध्यम से वो लोग क्या करते थे, अपने खेतों को सिंचाई करते थे। इससे क्या होता था कि कम जल में उन लोगों का काम चल जाता था और इससे जल की क्या बोलते, जल का कम उपयोग से ही उसका काम चल जाता था और इस तरह जल हमारा क्या होता था, बच जाता था। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाना तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रीम पाइप के द्वारा सिंचाई करना या स्काइलर के द्वारा सिंचाई करना, जिससे क्या होता है, कम पानी में हमारा काम चल जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताएं जो हम वनों से प्राप्त होते हैं। तो ऐसे 7 उत्पादक निम्न है। पहला देखेंगे, वन से हमें गोंद मिलता है। वन का उपयोग बतलाना है तो वन से हमें क्या मिलता है जी, वन से गोंद मिलता है। आप लोग को हम बतला दें, गोंद सोचकर आप लोग को थोड़ा सा दिमाग में डाउट होता होगा कि आखिर ये गोंद वही गोंद ना जो हम लोग यूज करते हैं। हाँ, वही गोंद जो हम लोग यूज करते हैं, वही गोंद क्या होता है, पेड़ से मिलता है। तो इस तरह पेड़ हमारे लिए लाभकारी हुआ ना। फिर दूसरा बात देखेंगे तो पेड़ से ही हमें रबर मिलता है। पेड़ से क्या होता है जी, तो पेड़ से हमें यानी वन से रबर मिलता है। तीसरा बात जानेंगे। तीसरा बात क्या कह रहा है कि मसाला, हाँ, जो भी हम लोग कीमती मसाला का उपयोग करते हैं या गरम मसाला का उपयोग करते हैं तो वो भी किससे मिलता है, पेड़ से ही मिलता है, यानी वन से ही मिलता है। तो मसाला वन से मिलता है।
फिर चौथा क्या है जी, मखाना, जो हम लोग शादी विवाह में क्या करते हैं, वो उसको सुगंधित बनाने के लिए या उसमें तड़का लगाने के लिए जो हम लोग मखाना, वो सफेद सफेद होता है मखाना, वो भी किससे मिलता है, वन से ही मिलता है। तो मखाना का उपयोग, मखाना, मखाना वन से ही मिलता है, वन से ही मिलता है। फिर पांचवा क्या है, इलायची। हाँ, जो हम लोग इलायची को यूज करते हैं वो भी किससे मिलता है, वन से ही मिलता है। इलायची, इलायची का मिलना। इस तरह हमारा क्या हो गया जी, 5 तो हम लोग आसानी से एग्जाम्पल दे दिए। ऐसे तो वन से ही हमें यानी 75% वन से ही क्या होते हैं, हम लोग अपना उपयोग करते हैं। वन से क्या होता है, जड़ी बूटी बनाया जाता है। पहले क्या करते थे आदिवासी, जब मेडिसिन नहीं था, अंग्रेजी दवाएं नहीं थी, तो वो लोग क्या करते थे, अपने जीवन में वो वन से ही जड़ी बूटी को इस्तेमाल करते हैं। और आज भी कुछ आदिवासी क्या करते हैं, पेड़ पौधे से ही जड़ी का उपयोग कर कर अनेक दवाइयां बनाते हैं, जो आज हम लोग उसको सेवन करते हैं। फिर 7 नंबर कह रहा है कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, क्यों, समझाए। यानी वन से व्यर्थ नहीं होता, यानी वन से कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, इसको समझाना है। तो फर्स्ट हम लोग ध्यान देंगे, इसका आंसर यह होगा कि वन हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। इसको कितना भी विवरण कर लें कम ही है, क्योंकि हम जीवित हैं या कोई जीव जंतु जीवित है, ये वन का ही उपयोगी, वन का ही देन है। क्योंकि अगर वन नहीं रहेगा तो हमें ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी और हमारा जीवन क्या हो जाएगा, संकट में हो जाएगा। ये तो पहल का कारण हो गया। और दूसरा कारण क्या करते हैं कि वन से हम अनेक वस्तुएं बनाते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, पलंग, यानी बहुत सारा है। फर्नीचर का सामान ले लेते तो बहुत सारा हम लोग क्या करते हैं, पेड़ के यानी शाखाएं से ही बनाते हैं। उसके टहनिया की बात कर लें तो टहनिया से क्या होता है, जलावन होता है। और पतिया की बात कर लें तो पतिया से जैविक खाद बनाए जाते हैं, या अनेक उसके उपयोग में हम लोग लाते हैं। और वन से ही क्या होता है, यानी उससे उसका हम लोग औषधि के रूप में भी काम करते हैं। तो इसलिए हमारा वन क्या हुआ कि जी, बहुत ही उपयोगी हुआ। फिर 8 नंबर कह रहा है अपघटक किसे कहते हैं, ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक हैं, इसको भी हम लोग समझाएंगे। अपघटक, अपघटक बोले तो वैसे जीव अपघटक ऐसे छोटे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। 8 नंबर का क्वेश्चन आंसर है अपघटक के बारे में कि ऐसे जीव जिन्हें हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनको दिखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जो पेड़ पौधे के पत्तियों को सड़ाकर उसको जैविक खाद के रूप में बनाते हैं। उसे ही हम लोग क्या करते हैं, अपघटक करते हैं, अपघटक कहते हैं। अपघटक के माध्यम से ही क्या होता है, बहुत सारा जैविक खाद बनाए जाते हैं। और ये जैविक खाद हमारे पृथ्वी को उर्वरक शक्ति बनाए रखते हैं, जिससे पेड़ पौधा और हमारे अनाज लहलहाते रहते हैं। इस तरह हमारे जीवन में क्या करते हैं, ये वन और जीवों की वृद्धि में ये समांतर बने रहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाइए। यानी वन हमारे जीवन में ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कि हम लोग ये जंतु हो गए, यानी ये हम लोग मनुष्य हो गए, इनको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पेड़ पौधा क्या करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरह क्या हो गया जी, वो ये हम लोग हो गए जंतु, ये हम लोग हो गए जंतु, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्साइड, ऑक्साइड। ये जंतु हम लोग क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ें, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ें। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ जी, पेड़ पौधा, ये क्या हुआ जी, वन, वन, वन ग्रहण कर लिया, वन क्या कर लिया जी, कार्बन डाइऑक्साइड वन ग्रहण कर लिया, और इसने क्या छोड़ा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन छोड़ा, जो कि हम लोग इसे ग्रहण कर लिए। तो इस तरह क्या होता है जी, यानी हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधा क्या करता है, ग्रहण करता है, और पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है, जो हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। इस तरह क्या होता है कि संतुलन बना रहता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का और जंतु, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ये संतुलन बना रहता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कीट, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्प पादपों को वृद्धि में सहायक होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कीट, 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 मधुमक्खी, 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 ये सब किस तरह सहायक हैं, तो हम आपको समझाने जा रहे हैं कि जो भी, यानी हम लोग जो भी अनाज या पेड़ पौधा लगाते हैं, अगर यही कीट या मधुमक्खी ना हो तो हमारा क्या होता है, परागण नहीं होता या निषेचन नहीं होता। ये हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या होता है कि इन्हीं लोग के माध्यम से क्या होता है, पुष्प परागण करता है या उस पर फूल खिलते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपने लड़वा से यहाँ से उड़कर यहाँ पर वो क्या करते हैं, उसका निषेचन करवाते हैं, यानी एक पुष्प से उड़कर दूसरे पुष्प पर बैठते हैं। इस तरह निषेचन होता है और वहां पर क्या होता है, एक अच्छा फल का निर्माण होता है। तो ये भी हमारे, यानी कीट, मधुमक्खी और पक्षी, पुष्प, ये भी हमारे जीवन में क्या करते हैं, वृद्धि का ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पर 10 का क आंसर हो जाए, क का आंसर हो जाएगा वृद्धि, वृद्धि। फिर ख नंबर में देखने जा रहे हैं, तो वन शुद्ध करते हैं जल और वाष्प का, वायु का। वन क्या करते हैं जी, वन क्या करते हैं, ये शुद्ध करते हैं किस किस का, जल का, जल का और वायु का। ये क्या करते हैं, तो दोनों जल और वायु को शुद्ध करने में मदद करते हैं। फिर हमारा ग नंबर है, वन में क्षयवान पत्तियां और जंतु और क्या पाए जाते हैं, तो पौधा पाए जाते हैं। यानी जो भी हमारा क्या होगा, जो भी वन में क्षयवान पत्तियां और जंतु और पौधा क्या होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। और ख नंबर में है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से क्या बनता है, तो हम लोग ह्यूमस बनता है। यानी क्या बनता है, ये मेरा ये ख नंबर हो जाएगा, ह्यूमस, ह्यूमस बनता है। यानी ह्यूमस के बारे में पढ़े थे कि जो भी कीट होते हैं वो क्या करते हैं, पत्तियों को सड़ा गला कर एक जैविक खाद के रूप में बनाते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, इस तरह हम लोग अध्याय 1 को कंप्लीट कर लिए। और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ग 6 से लेकर 12 तक को पढ़ाया